हेलो बच्चों। तो आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में किया था। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 करते हैं। ओके बच्चों, तो ये है पार्ट 2। ओके, तो बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम जो कराया था उससे आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे मैं चीज आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होती है। ओके, एसआई यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है। अब केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है? अब ये आता है कि रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेंटीग्रेड। इनके बीच में क्या रिलेशन है? ओके, सो अब बच्चों जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट आइस का, आइस जब मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट होती है तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 प्लस 15 के केल्विन। के मतलब केल्विन। तो ये जो केल्विन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? के से लिखते हैं। केल्विन बड़ा लिखने की बजाय हम सिंपली, जैसे सेंटीग्रेड को हम क्या लिखते हैं? सी से लिखते हैं, तो ऐसे केल्विन को हम लिखते हैं के से। सो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस 15 केल्विन होता है। पर हम अपना डेली यूज के लिए जब भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं कुछ, तो हम जो कन्वर्ट करते हैं, हम मानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। हम 0.15 को राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना। आपको राउंड ऑफ पता है ना कि अगर 2.4 है तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। 2.6 है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 3 कर देते हैं, है ना। ऐसे राउंड ऑफ होता है। तो ये 0.1 है 15, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 273 मानते हैं। तो जब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। ओके, अब अगर इसमें आपको कोई कहे कि किसी बॉडी का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन कितना होगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू क्या होगा? केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे? हम इसको 30 को 273 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 303 केल्विन। ओके, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 है, तो 30 तो ऐड हो जाएगा 273। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड का सर मेल्टिंग। हेलो सर, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सर हमें इसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है कि सर पहले जब जीरो मतलब नहीं, सेंटीग्रेड। नहीं कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया टेम्परेचर जो है, अगर तुम्हें कुछ आता है, ये कुछ क्वेश्चन है या कहीं है, तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू है कहीं आता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इसको केल्विन में बदलना है तो आप इसको लिख सकते हैं 28 प्लस 273 और दिस मच केल्विन। तो इसको ऐड कर लोगे यार, 301 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड को आप डायरेक्ट केल्विन में बदल सकते हो। और अगर कहीं आए 320 केल्विन, इसको तुम्हें कहीं तुम्हें सेंटीग्रेड में चाहिए तो क्या करोगे?
320 में -273 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको माइनस कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो लाइक दिस आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड टू केल्विन, दोनों चीज कर सकते हो, एक में ऐड करेंगे एक में माइनस करेंगे। तो अच्छा, अब बच्चों अच्छा, अब हम जो है आगे करते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों जो होता है, जो हम बोलते हैं आइस मेल्ट हो जाती है 0 डिग्री पे, या किसी और मैटर का मेल्टिंग, हर मैटर का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है हमको, अगर किसी को हमें मेल्टिंग पॉइंट याद है, इसका मतलब क्या है, वो उतना फोर्स से आपस में जुड़ी हुई चीज है। मेल्टिंग मतलब आपको किसी को मेल्ट करना है, किसी को आपको मेल्ट करना है। अब मेल्ट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो जिसको जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे, इसका मतलब वो चीज क्या है, आपस में उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। आपको पता है ना, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, पार्टिकल जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जैसे फिजिक्स में होता है कि हर मैटर दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके रखता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो उनको हमें अलग करना है। मेल्टिंग का मतलब क्या, हमको उनको दूर करना है, सेपरेट करना है, थोड़ा दूरी पे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड वो इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। मींस आगे मैंने लिखा, हायर मेल्टिंग पॉइंट मींस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि अगर किसी का हायर मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या बताएगा कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी का लो मेल्टिंग पॉइंट है तो मींस उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। जैसे देखो, आपके पास कोई चीज तो ऐसी आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो देखो कुछ भी नहीं करना पड़ता, आइसक्रीम एकदम से मेल्ट होने लग जाती है ना, खाते खाते ही मेल्ट होने लग जाती है आइसक्रीम खाओ तो। और कोई और हार्ड चीज होगी तो उसको, कोई ऐसी भी चीज होती है जिसको आपको गर्म करना पड़े, आइस है, आइस को आपको मेल्ट करना है, तो आइस को आप मेल्ट करोगे तो आइस भी धूप में रखो तो हो जाती है अपने आप मेल्ट। पर अगर हम कोई और आइटम लें, जैसे मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, अ, अ, जो गर्म करके मेल्ट करते हैं, मान लिया कोई मिठाई है, मान लिया कोई मिठाई है, बर्फी का पीस है, कोई मिठाई है, उसको आपको मेल्ट करना है, तो अपने आप मेल्ट नहीं होती ना वो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हीट करना पड़ेगा। आइस तो अपने आप मेल्ट हो जाएगी, पड़ी रहेगी तो मेल्ट हो जाएगी, पर मिठाई है, मिठाई बर्फी का पीस है, वो अपने आप मेल्ट नहीं होगा, आपको उसको हीट करके मेल्ट करना पड़ता है ना। तो या बटर है, बटर भी एकदम से अपने आप मेल्ट नहीं होता, बटर ऐसे रूम में पड़ा रहे तो पड़ा रहता है, पर बटर को आपको मेल्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, आपको हीट देनी पड़ेगी तभी वो मेल्ट होगा। तो इसका मतलब है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बटर में, मिठाई बर्फी के बीच में, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। वो 0 डिग्री पे वो मेल्ट नहीं होगी, उसे हमें हीट करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों लेटेंट हीट के बारे में हम पढ़ते हैं। लेटेंट मींस क्या होता है, लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, छुपा हुआ। लेटेंट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो फिर दोबारा से थोड़ा रिपीट ही हो जाएगा। लेटेंट मींस हिडन, छुपा हुआ। तो ये क्या होती है, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था लेटेंट हीट क्या होती है। अगर आपने आइस को जो है मेल्ट हो रही है,
तो आइस जो है 0 डिग्री पे मेल्ट होगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगी पानी में, है ना। तो वो कुछ देर तक वो हीट तो आइस लेती रहेगी पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री पे ही रहेगा, पर वो मेल्ट हो जाएगी। तो वो जो हीट होती है वो उसके अंदर छुप जाती है, किसके अंदर, जो पानी बन रहा है उसमें, या पानी से आप स्टीम बना रहे हो, बॉईल कर रहे हो, 100 डिग्री पे बॉईल हो गया पानी। अब आपने क्या किया, 100 डिग्री में स्टीम बनेगी, तो स्टीम बनने में थोड़ी और वो 100 डिग्री पे थोड़ी और हीट लेगा, तभी स्टीम बनेगी, तो वो लेटेंट हीट कहलाती है। तो लेटेंट हीट is the amount of heat required to change the state of matter from solid to liquid or liquid to gas without change in its temperature। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो जहाँ टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वो स्टेट चेंज होने लगी थी वहीं रहेगा, पर हीट फिर भी वो लेता रहेगा उसको स्टेट को बदलने के लिए। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है, ये जो हीट है, कौन सी हीट, लेटेंट हीट, दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दी मैटर, मैंने बताया ये हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी मैटर में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एट इट्स, अगर कोई सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी, वो, और अगर वो मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड स्टेट आई, वो लिक्विड स्टेट के टाइम पे पार्टिकल्स की एनर्जी, दोनों के बीच में कुछ फर्क होगा, तो ज्यादा किसकी होगी, लिक्विड की होगी, और कम किसकी होगी, सॉलिड की। तो मैंने लिखा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड एट इट मेल्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट। उसी सॉलिड का लिक्विड स्टेट में जब होगा तो उस वक्त जो एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो कम होगी एट सेम टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर का यह मतलब क्या है, टेम्परेचर एट विच द स्टेट इज चेंजिंग, जिस पे स्टेट चेंज हो रही है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। ओके, अब बच्चों इसमें एक कभी कभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभी, व्हाट यू मीन बाय लेटेंट हीट, तो मैंने बता दिया, इट इज ए हिडन हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ऐसे डेफिनेशन आए, लेटेंट हीट की डेफिनेशन आए तो आप ये वाली दे सकते हो, ऊपर वाली, है ना। लेटेंट हीट की अगर सिंपल डेफिनेशन आती है तो आप ऐसे लिख सकते हो लेटेंट हीट की डेफिनेशन। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आए तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सॉलिड टू लिक्विड। फ्यूजन का मतलब होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन। तो जब वो, तो फ्यूजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्यूजन फिर दोबारा से, फ्यूजन मतलब फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड स्टेट, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या डेफिनेशन होती है, अगर आपको लिखनी पड़े तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, बस फर्क यही है यहाँ पे एक अमाउंट लिख दिया, टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन में भी आया था कि मेल्टिंग पॉइंट हम किसी का लिखते हैं तो उसकी डेफिनेशन में मैंने बताया था, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी जरूरी होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रेशर का चेंज ऑफ स्टेट से क्या लिंक है, इसलिए हमेशा जो भी हम टेम्परेचर किसी का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह लिखते हैं तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये मैं बताऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। देखो, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम लिखते हैं 1 atm, 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो और ये 1 atm कहाँ पे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, आपके जो एटमॉस्फेयर एयर है, एयर का प्रेशर है ये,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर। एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा है ना, डिफरेंट उसमें गैसेज है। तो एयर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब एयर का प्रेशर बच्चों अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। मतलब आप जमीन पे हैं तो आप किसी माउंटेन पे चले जाएंगे, वहां एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा जैसे जैसे वो ऊपर हाइट पे जाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ बदलता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मानते हैं कहाँ पे, एट सी लेवल, सी लेवल पे। तो बच्चों 1 ATM इक्वल्स टू होता है 10⁵ पास्कल। 1 ATM इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। पास्कल यूनिट आपको मालूम है प्रेशर की होती है ना, PA से लिखते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर एग्जैक्ट 1 पॉइंट समथिंग है, पर हम मोटा मोटा 10⁵ पास्कल ही मानते हैं। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट। कल हमने मेल्टिंग पॉइंट किया था, आज हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही 10⁵, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है ना, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ठीक है। लिक्विड, अब तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट वैसे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे लिक्विड बॉयल होता है। अब बॉयल होने के बाद लिक्विड क्या होता है, वेपर्स में बदल जाता है ना। पहले लिक्विड वाटर है, वाटर पहले बॉयल होगा, बॉयल 100 डिग्री पे बॉयल हो गया। 100 पानी, वाटर कितने पे बॉयल होता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम लिख सकते हैं 373 केल्विन। ऐसे भी कभी कभी लिखा होगा क्योंकि प्लस 273 कर दिया है ना। एट 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है, उस पर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री। अब वो यही वो पानी जो है स्टीम में कब बदलेगा, वाटर तो बॉयल हो गया 100 डिग्री पे, फिर ये क्या लेगा, या थोड़ी सी और हीट लेगा। कौन सी हीट, लेटेंट हीट। ये थोड़ी लेटेंट हीट ले लेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी स्टीम एट, एक दोनों मिलके पानी बॉयल हो गया और उसने लेटेंट हीट थोड़ी और ले ली, तो ये बन जाएगी स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन। ठीक है, तो अब हम अपना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लिखा भी हुआ है, और 373 केल्विन। ठीक है ना, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बच्चों फिर जो लिक्विड जो है जो स्टीम में या वेपर्स में बदलता है, तो यहाँ पे वो हीट क्या होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। जैसे वहां पे था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड में, यहाँ पे होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर्स में बदलती है ना बॉयल होके। लिक्विड बॉयल होगा तो वेपर्स में बदलेगा, तो यहाँ पे नाम आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपर। इसकी भी डेफिनेशन वैसे ही होगी जैसी फ्यूजन की है, तो वही आएगा, टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बाकी सब वही। अच्छा, अब बच्चों इन केस ऑफ वाटर एंड स्टीम, तो पार्टिकल्स, तो क्या होगा, पार्टिकल्स इन स्टीम मतलब वाटर वेपर एट 373 डिग्री है मोर एनर्जी होगी देन वाटर एट दी सेम टेम्परेचर, है ना, क्योंकि वो लेटेंट हीट ले लेगा स्टीम बनने में। तो स्टीम, इसलिए आपने देखा होगा
कभी थोड़ी सी स्टीम भी कहीं से लीक होके लगेगी तो बहुत ज्यादा बर्निंग होती है स्टीम से। आप कभी भी पूछना नहीं तो अपनी मम्मी से कि गर्म पानी ज्यादा हाथ पे लगे तो जलन होती है या स्टीम से। तो स्टीम जो होती है वो कहीं से थोड़ी सी स्टीम भी लीक करेगी तो वो ज्यादा बर्निंग करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हीट के साथ लेटेंट हीट भी ऐड है। उसके अंदर लेटेंट हीट भी, एक्स्ट्रा हीट, लेटेंट हीट है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन भी उसमें है, इसलिए वो ज्यादा आपको फील करती है, ज्यादा जलन पैदा करती है। तो बच्चों अब ये है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड स्टेट से टू लिक्विड स्टेट तो हीट करते हैं, और लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट भी हीट करते हैं। अब अगर रिवर्स करना हो, मतलब गैस से, ये वाला गैस से लिक्विड आना हो, इधर आना हो, तो ये कूल करना पड़ेगा। लिक्विड से सॉलिड आना है तो कूल होना पड़ेगा, बस यही फर्क है ना। इधर बॉयल हो रहा था, इधर कंडेंसेशन होगा। गैस क्या होता है, वेपर्स कंडेंसेट होते हैं, आगे बताऊंगा। और सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसे मेल्ट करते हैं। मेल्टिंग का उल्टा क्या होता है, तो दो चीजें हो गई, मेल्टिंग का ऑपोजिट क्या होगा, कूलिंग। नो, फ्रीजिंग। फ्रीजर opposite of melting is freezing, है ना। फ्रीज करते हैं, फ्रीजर इसलिए तो नाम है फ्रीजर, अब है ना। तो मेल्ट होता है तो उसका ऑपोजिट है फ्रीजिंग। ऐसे ही ऑपोजिट ऑफ बॉइलिंग इज कंडेंसेशन। आगे दिखाऊं, ठीक है। तो बच्चों कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सॉलिड से लिक्विड, अगर आपको किसी चीज को गैस में बदलना है सॉलिड से, तो सॉलिड से क्या है, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या है, ये जो डायग्राम है दिख रहा है आपको, सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, ऐसे ही होता है ना। अगर आइस है, आइस को आपको स्टीम बनाना है तो आइस को आप मेल्ट करोगे, पहले आइस किसमें, वाटर में कन्वर्ट होगी। वाटर को आप बॉईल करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाए, बीच में लिक्विड बने ही ना। ऐसे आपको कुछ चीजें मालूम है, देखो मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। आप के घर में वो जो वूलन कपड़े रखने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं, है ना, नोट किया होगा आपने। जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो वूलन कपड़ों को प्रिजर्व करने के लिए गोल गोल व्हाइट कलर की बॉल्स डालते हैं, है ना। तो बॉल्स क्या है, सॉलिड है, राउंड गोल बॉल्स होती हैं व्हाइट कलर की। अब वो पड़ी पड़ी अपने आप ही, वो लिक्विड तो नहीं बनती है, वो अपने आप डायरेक्ट क्या हो जाती है, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। उसमें से स्मेल निकलती है जिससे वो इंसेक्ट जो है कपड़ों पे नहीं लगते हैं, इंसेक्ट दूर रहते हैं। तो वो लिक्विड तो नहीं बनते, वो सीधा सॉलिड से क्या बन गई, गैस बन गई, है ना। तो इसको कहते हैं, जब सॉलिड टू गैस डायरेक्ट बन जाए और लिक्विड बीच में ना बने, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम, change of state directly from solid to gas. Is a change of state directly from solid to gas without changing into liquid.
सब्लिमेशन क्या है? इज ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। लिक्विड बनेगा ही नहीं। और डिपोजिशन क्या होता है? उल्टा होता है। डिपोजिशन इज डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो आपने मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन के साथ ये दो और नई चीज हो गई, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सब्लिमेशन का ऑपोजिट है डिपोजिशन। तो क्या ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन इज डिपोजिशन। ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपने घर में जब पूजा होती है, आपने देखा होगा एक क्या कहते हैं, कैम्फर होता है, CMPH कैम्फर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कैम्फर होता है, एक पूजा में यूज होता है। वाइट कलर की क्यूब्स होते हैं, वाइट कलर के ऐसे क्यूब्स होते हैं जो पूजा में यूज होते हैं। वो भी आप उसको जैसे ही वो करोगे, वो भी डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, कैम्फर। सर कपूर। है कपूर। तो लाइक दिस। फिर तो बच्चों ये तो हो गया सब्लिमेशन है। आपको सिंपली ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही समझना है क्या होता है, क्या ये प्रोसेस है इसका। बहुत अब आता है मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो पेट्रोलियम गैस होती है, CNG, PNG, सब कुछ बताया था मैंने लास्ट टाइम। ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में यूज होती है, इंडस्ट्री में यूज होती है, ये सारी कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? भाई गैस तो गैस होती है, गैस को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? तो उसको क्या करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं गैस को। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर भर देते हैं, और वो आपको बड़े बड़े ट्रक पे आपने अभी न्यूज में जब पिछली बार कोरोना का वेव 2 आई थी, आपने देखा सुना था कि ट्रेन में जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है ट्रेन के थ्रू। ट्रेन में टैंकर भर भर के आ रहे हैं। तो वो टैंकर में क्या थी? उसमें लिक्विड ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन ऐसे नहीं थी गैस की फॉर्म में, उसमें उसको ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया था लिक्विड में, और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट करके टैंक्स में भरी, और वो पूरे इंडिया में जहां जहां जरूरत थी वहां ट्रेन से सप्लाई हुई थी। नोट किया होगा न्यूज में। तो अब ये लिक्विफाइड गैस, ये जो है, ये जो, तो गैस क्या हो गई? लिक्विड फॉर्म में हो गई। तो जो गैस लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड गैस। अब ये बनती कैसे है? तो लिक्विफाइड गैस को लिक्विड फॉर्म में जब बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, और एक तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, और दूसरा हम उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। आप प्रेशर, खूब प्रेशर लगाओ और रिड्यूस कर दो टेम्परेचर को, टेम्परेचर कम कर दो, तो गैस जो है किस में हो जाएगी? लिक्विफाई गैस बन जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसे लिक्विफाइड गैस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गैस की स्टेट हमने किस में बदली? लिक्विड में बदली। लिक्विफाइड गैस में हमने क्या किया? लिक्विफाइड गैस में हमने क्या बदला? चेंज गैस इनटू लिक्विड, है ना। और वो हमने कैसे किया? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर रिड्यूस करने से, जब टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड से गैस बनती है। तो यहाँ आप देखो ना, इधर
कूल करने से गैस से लिक्विड बनती है ना, ये आपने देखा ना ऊपर डायग्राम, ये देखो कूल करने से, ये देखो कूल करने से गैस से लिक्विड बनती है, तो कूल हो गया, टेम्परेचर कम कर दिया तो गैस से लिक्विड बन गई। दूसरा और क्या है, प्रेशर, प्रेशर भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो भी गैस से लिक्विड बन जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट change of state can be done by two things. One is by temperature, मतलब state of matter can be changed by pressure and टेम्परेचर। अब मैं ये नहीं लिख रहा है बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर, ये हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करेगा कौन सा स्टेट है। अगर उल्टा होगा, गैस से लिक्विड किया तो हमने क्या किया, कूल किया और प्रेशर बढ़ाया। अब लिक्विड से गैस करना होगा तो प्रेशर कम करना पड़ेगा और कूल की जगह हीट करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ मैटर हम सिंपली लिखेंगे कैन बी चेंज बाय प्रेशर। तो इसका मतलब है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के कारण क्या होता है, स्टेट चेंज हो सकती है। अब बच्चों एक होता है ड्राई आइस, आप पढ़ोगे ड्राई आइस, मतलब एक नई चीज है, आ सकता है कभी एक आध क्वेश्चन, ड्राई आइस क्या होती है। तो ड्राई आइस क्या होती है, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, CO2 पढ़ा होगा कहीं 8th क्लास में, CO2 ये क्या होती है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, मतलब गैस से सीधा क्या बन गई, सॉलिड फॉर्म में बन गई, लिक्विड नहीं, गैस से सीधा सॉलिड में। और इसको भी कैसे स्टोर करते हैं, हाई प्रेशर में करते हैं, खूब प्रेशर लगाते हैं, सॉलिड बन जाती है। तो अगर हम प्रेशर को ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर, अगर हम हाई प्रेशर से प्रेशर कम कर देंगे, 1 एटमॉस्फेयर कर देंगे, तो ड्राई आइस जो है किसमें बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी, वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगी। ठीक है, तो ड्राई आइस क्या होती है, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी छोटा छोटा आ जाता है ड्राई आइस क्या है, तो आप सोचोगे आइस है, तो इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब बच्चों ये डायग्राम क्या है, ये आपको बड़ा क्लियर समझाएगा जो हमने अभी ऊपर किया था। कैसे, देखो लिक्विड से गैस जाना है तो वेपोराइजेशन, और गैस से ये नीचे वाला एरो ऊपर है, एक ऊपर एरो इधर है ना, ये एरो इधर जा रहा है और ये वाला एरो किधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। मतलब ये ऊपर जा रहा है का मतलब क्या है, गैस टू लिक्विड, है ना। तो गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन कहते हैं, लिक्विड टू गैस को वेपोराइजेशन। अब लिक्विड टू सॉलिड को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड टू लिक्विड को कहते हैं फ्यूजन, है ना। सॉलिडिफिकेशन जिसको मैंने फ्रीजिंग लिखा था, तो सॉलिडिफिकेशन, फ्रीज। ओके, अब सॉलिड टू गैस डायरेक्ट, सॉलिड टू गैस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सॉलिड से गैस में गया तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड बना इधर चला तो डिपोजिशन। तो ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये ट्राइंगल है 3 स्टेट्स की। तो सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बन सकता है, गैस से लिक्विड भी बन सकता है, गैस से सॉलिड भी बन सकता है। तो तीनों स्टेट आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, और तीनों स्टेट जो चेंज होती हैं तो वो प्रोसेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। तब आपको पूछे कंडेंसेशन क्या है, तो आप कह सकते हो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच by changing temperature and pressure, by changing temperature, gas
will change into liquid. गैस will change into liquid, है ना। तो क्या होगा, गैस will change into liquid का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, और प्रेशर भी, मतलब गैस टू लिक्विड कब आएगा, जब वो कूल करेंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। लिक्विड टू गैस कब होगा, जब हीट करेंगे या प्रेशर को कम कर देंगे, वेपोराइजेशन। ऐसे सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन। तो इससे आप समझ जाओगे कि इस ट्रायंगल से जितने भी ये 6 प्रोसेस लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अच्छा, अब एक चीज और, लिक्विड टू सॉलिड। अच्छा चलो मैं आपको ना थोड़ा सा इसकी डिटेल और दे देता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। पहला है फ्यूजन। फ्यूजन कब होता है, सॉलिड टू लिक्विड, है ना। इसमें सॉलिड टू लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में अगर किसी को करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तभी तो सॉलिड से लिक्विड होगा। फ्यूजन में क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में पार्टिकल आपस में बहुत पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं पार्टिकल्स, है ना। तो जब किसी को सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को दूर दूर करना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। अगर लिक्विड से सॉलिड करना है तो हमको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि वो पास पास आ जाए सब पार्टिकल्स। तो फिर है सॉलिडिफिकेशन। ये क्या है, लिक्विड टू सॉलिड, उल्टा है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड टू सॉलिड में डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन प्रेशर। तो जो पहले वाला प्रोसेस था ये, उससे ये उल्टा हो गया, है ना। ऐसे ही आप नेक्स्ट वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है, लिक्विड टू गैस। वेपोराइजेशन क्या है, लिक्विड टू वेपर बना रहे हैं, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस कब होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तभी तो होगा। लिक्विड पहले बॉयल होगा फिर गैस बनेगा या वेपर्स बनेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज इन प्रेशर। तो देखो उल्टा, एक चीज बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर को घटाएंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रेशर को बढ़ाएंगे, दोनों उल्टा चलते हैं स्टेट चेंज के लिए। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा लिख के, कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस टू सॉलिड और गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड में क्या होगा, गैस टू लिक्विड में किसी चीज को गैस तो कूल करना पड़ता है ना, डिक्रीज इन टेम्परेचर। और प्रेशर क्या होगा, या एंड इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये है, ठीक है। ऐसे ही आप सॉलिड टू गैस का भी कर सकते हो। तो आप देखो क्या हो रहा है, किसी भी चेंज ऑफ स्टेट में
एक प्रेशर और टेम्परेचर उल्टा चलते हैं, वो स्टेट चेंज होगी, पर अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, सभी स्टेट्स में ऐसे ही होगा। ओके बच्चों, अब एक प्रोसेस आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस है डायरेक्ट फ्रॉम इवेपोरेशन। क्या प्रोसेस है? इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस जिसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन फर्क है। यहां हमने वेपोराइजेशन लिखा था ना ऊपर, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन अलग अलग चीज है। वेपोराइजेशन में क्या होता है? वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? पहले लिक्विड बॉयल होगा, फिर वो वेपर्स में बदलेगा, गैस में बदलेगा। इवेपोरेशन में क्या होता है? नो बॉइलिंग, बॉइलिंग नहीं होती है। इसका एग्जांपल देता हूं। आप हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं? उसको बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद कपड़े सूख जाते हैं। तो पानी कहाँ गया? जो कपड़ों के अंदर पानी था धोने के बाद, वो कहाँ गया? बॉयल तो हमने किया नहीं कपड़े को, तो पानी को तो हमने बॉयल नहीं किया जो कपड़े के अंदर था, पर वो क्या हो गया? बिना बॉइलिंग के ही वो पानी क्या हो गया? वेपर्स में बदल के निकल गया। यही होता है ना। अब अगर जिस दिन बारिश होती है उस दिन कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, जिस दिन बहुत तेज धूप निकल रही होती है कपड़े बड़ी तेजी से सूख जाते हैं, होता है ना। पर बॉयल तो हम नहीं करते हैं, अपने आप सूख जाते हैं सीधा। अच्छा, फिर आप अगर किसी छोटे से बर्तन में पानी लो और वही पानी आप फर्श पे फैला दो, तो कौन सा पानी जल्दी सूख जाएगा? जब आप उसको फर्श पे फैला दोगे तो जल्दी सूख जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। यस तो सर। इवेपोरेशन क्या है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में। बारिश में भी आप कपड़ा, बारिश हो रही है, टेम्परेचर कम है, सर्दियां होती हैं, तब भी कपड़े सूख जाते हैं ना पड़े पड़े। टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर सूख जाएंगे, है ना। तो वो क्या है? लिक्विड टू वेपर हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक तो नहीं जाता कुछ, और फिर भी कपड़े सूख जाते हैं, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होता है तो भी वो कपड़े सूख जाते हैं, मीन्स ये दिस प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। तो कभी कंफ्यूज मत होना, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं, इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन आर डिफरेंट। इवेपोरेशन and vaporization are not same, दोनों सेम नहीं है। क्यों? इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में नो बॉइलिंग, और वेपोराइजेशन में बॉइलिंग। इसमें बॉइलिंग होती है पहले। ओके, सो अब है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे इवेपोरेशन फास्ट होती है या स्लो होती है। मैंने आपको बताया सर्दियों में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। किसी पानी को एक कप में रखो तो वो पड़ा रहता है, पर वही पानी को फर्श में फैला दो तो जल्दी से वो पानी सूख जाता है, होता है ना। तो किन पे डिपेंड करता है? तो इसको कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन मीन इवेपोरेशन पर यूनिट टाइम। रेट वर्ड जब भी आ जाता है ना, रेट वर्ड, इसका ये टाइम से लिंक्ड हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इवेपोरेशन पर यूनिट टाइम, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो किस पे? तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन का कैसे इंक्रीज करता है?
एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया मीन्स आपने एक कप में पानी लिया और उसी पानी को फैला दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, आपको पानी को फैला दिया तो पानी सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ये जल्दी से सूख जाएगा, तो इंक्रीज हो गया रेट ऑफ इवेपोरेशन, कम टाइम में सूख जाएगा। उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया मीन्स धूप में रख दी चीज को, कमरे के अंदर कोई चीज पड़ी थी, पहले कपड़ा पड़ा था गीला, उसको आपने धूप में रख दिया, तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया बाहर धूप में, तो सूख गया। अगर बड़ी तेजी से हवा चलती है तो भी कपड़ा जल्दी से सूख जाता है ना, बड़ी तेजी से हवा चलती है तो भी कपड़ा सूख जाता है ना। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, आप कपड़े होते हैं बहुत तेजी से हवा चल रही हो, सूख जाते हैं ना जल्दी। फिर बरसात में कपड़े, मैंने आपको बताया बरसात में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, है ना, क्योंकि बरसातों में क्या होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी से कपड़े जल्दी सूखेंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे, बरसातों में धीरे धीरे सूखते हैं, मालूम है ना। सो ये है। अब ये इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन जो होती है उससे हमें ठंडक महसूस होती है। कैसे, अब देखो, अब आप अपने हाथ पे कभी गलती से अगर हाथ पे पेट्रोल गिरे तो पेट्रोल एकदम से उड़ जाता है ना हाथ पे लगते ही, पर हाथ पे क्या फील होता है, ठंडक फील होती है ना। तो इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग फील होती है। या आप हाथ पे कोई स्पिरिट या एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वो हाथ पे आप कहीं लगाओ रखो तो आपको क्या हो जाएगा, आपका हाथ ठंडा फील होगा थोड़ी देर के लिए। या आपने देखा होगा गर्मियों में डॉग जो है अपनी टंग जो है बाहर निकालते हैं ताकि उनके जो टंग, गीली टंग है वो इवेपोरेट करेगी तो उनको ठंडक फील होगी, ऐसा भी करते हैं। तो इवेपोरेशन से कूलिंग फील होती है, क्यों होती है इवेपोरेशन से, अब ये है कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, व्हाई। तो होता क्या है कि अगर कोई लिक्विड है, वो लिक्विड है तो वो जो है हीट लेगा हमारी बॉडी से, जैसे तुमने हाथ में कोई लिक्विड रखा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो तुम्हारी बॉडी से हीट लेगा, तो तुम्हारी बॉडी जब हीट दे देगी तो वो लिक्विड तो इवेपोरेट कर गया और तुम्हारे बॉडी ने क्या कर दिया, हीट लॉस कर दी, तो वो हीट लॉस जो बॉडी ने की उसके कारण क्या हुआ, कूलिंग फील हुई। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग में क्या होता है, क्यों होती है, ड्यू टू हीट लॉस बाय द सरफेस, कह दो heat loss by the surface कर दो of the body, by the surface of the body, ठीक है, बॉडी की सरफेस ने हीट लॉस की और वो हीट किसने ले ली, लिक्विड ने ले ली, वो लिक्विड इवेपोरेट हो गया और हमको कूल फील होगा। हीट लॉस हो जाए तो ठंडा होता है। या आपने देखा होगा कि घड़े में हम पानी रखते हैं, पिक्चर, वो भी एक एग्जांपल है इवेपोरेशन का। क्या होता है, घड़े में आप पानी रखते हो वो ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सराउंडिंग है वो गर्म है, गर्मियों में आसपास का एरिया तो गर्म होता है, तो वो क्या करता है, गर्मी जो पानी है वो सराउंडिंग्स को कूल करने की कोशिश करता है, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर उससे पानी लेता है, ठंडक लेता है, तो हीट लॉस होता है तो पानी ठंडा होने लग जाता है। अच्छा, तो बहुत सारे एग्जांपल है इवेपोरेशन के हमारी लाइफ में। तो मोटी बात यह है कि हीट लॉस जो होता है
उसके कारण इवेपोरेशन, हीट लॉस जो बॉडी करती है उसके कारण लिक्विड इवेपोरेट होता है, और बॉडी ने क्योंकि हीट लॉस किया इसलिए बॉडी हमको ठंडी फील होती है, कूल फील होती है। अच्छा, हम ये जो है गर्मियों में, समर में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों? ये भी कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे? कॉटन के कपड़े पहने होते हैं तो क्या होता है, कॉटन का कपड़ा गर्मियों में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उससे वो कपड़ा गीला होता है, गीला हो जाता है। तो वो गीला कपड़ा होगा तो कॉटन का होगा, तो वो क्या होगा, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, वो गीला कपड़ा जो है सूख जाएगा, और उसके सूखने से हमें बॉडी जो है हमें कूल फील होगा। अच्छा, आप किसी गिलास में बहुत ठंडा पानी रख दो तो आप देखते हो थोड़ी देर में उसके आसपास जो है वाटर के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, पानी उसके चारों तरफ ग्लास के आपको दिखेंगे पानी के ड्रॉप्स। क्या होता है वहां भी यही होता है कि आप पानी तो ठंडा है अंदर, है ना, और बाहर क्या है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होने से उसकी सरफेस के ऊपर ड्रॉप्स बन जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप्स बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? कि आपको मालूम है आसपास क्या है, एयर है, ये ग्लास में पानी है, इसके आसपास क्या एयर है, एयर में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, हवा में होते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, ये पानी तो ठंडा है, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है यहाँ से ठंडे पानी से क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, क्योंकि ठंडे पानी से लेंगे ना कूल, ठंडे हो जाएंगे, तो वो ठंडे हो जाएंगे तो वाटर ड्रॉपलेट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंसेट हो जाएंगे और आसपास दिखेंगे। तो क्या है कि ये बेसिकली इस ठंडे पानी की लो टेम्परेचर से वाटर ड्रॉपलेट कंडेंसेट हो जाते हैं। सो ये सब एग्जांपल इवेपोरेशन के हैं। तो अब बच्चों ये चैप्टर तो हो गया, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि बेसिकली आपको डेफिनेशंस और ये सब याद रखनी है, और जितना समझाने वाला पार्ट था मैंने समझा दिया आपको। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, पर ये जो डायग्राम है ट्रायंगल वाला, ये हमेशा याद रखना। ये ट्रायंगल वाला डायग्राम आपको हमेशा काम आएगा समझने के लिए, सभी 6 प्रोसेस जो होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो, और कुछ क्वेरी हो तो जरूर लिखना ऐड गुरु में जाके स्टडी कॉर्नर में। ठीक है बच्चों, ओके बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट।